नमस्कार। हम सब एक ऐसे जीवन की कामना करते हैं जिसमें हंसी हो, खुशी हो, उमंग हो, उम्मीद हो और सुकून भी। लेकिन ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं है। कभी कभी ज़िंदगी में हमें बहुत सी परेशानियां, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और फिर एहसास होता है संघर्ष का। लेकिन असल मायने में संघर्ष ही सफलता की कुंजी भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे, इसीलिए दूरदर्शन हिमाचल आप सभी के लिए मनोरंजन के साथ साथ जानकारी भी लेकर आता है। और आज हमारा जो कार्यक्रम है, जनवाणी कार्यक्रम, इसका जो विषय है वो वन महोत्सव पर आधारित है। जी हाँ, वन। जब हम वन की बात करते हैं तो लगता है कि मानव जीवन के लिए वन ने क्या कुछ नहीं दिया। जड़ी बूटी से लेकर हमारे जो खान पान पकता है वो, और साथ ही में जब हम बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापा आता है, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो लाठी जो आती है वो भी वन से ही आती है। जी हाँ, और इसी विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वन संरक्षक सरोज भाई पटेल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू प्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं दूरदर्शन के केंद्र पे आया हूँ और इस टॉपिक पे आपके साथ बात कर रहा हूँ जी। और मेरा विशेषकर मैं इस दूरदर्शन के सभी श्रोता को मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। तो सर, जैसा आज हम बात करने वाले हैं वन महोत्सव के बारे में, तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जान लेना चाहते हैं कि वन, वैसे तो वन ने, जैसा मैंने अभी कहा, कि बहुत कुछ मानव को दिया है, तो वन होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? वन की क्या भूमिका है एक मानव जीवन में? प्रिया जी, आपने एक बहुत बड़ा सवाल किया है जी। वन के बारे में जी। जिसको समझने के लिए मेरे हिसाब से तो वन के महत्व को अगर हम समझना चाहें तो हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल, मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको कहना चाहूँगा, एक उदाहरण देकर, कि आप उस इंसान से पूछें जो एक रेगिस्तान में खड़ा है, उस इंसान से पूछें जो गर्मियों में एक छाया के लिए एक वृक्ष ढूंढ रहा होता है। तो ये दो शब्द, ये दो लाइन जो मैंने कहे, ये जीवन में आपको वनों के बारे में जो है एक समझ पैदा करती है, बिल्कुल उसकी ज़रूरत महसूस कराती है। अगर आप विस्तार से बोलेंगे तो हमारा जीवन ही जो है वो वन पे निर्भर है। बिल्कुल। हमारी जो ज़रूरत है वो आज के, अगर देखें, अगर आज के जीवन में तो 3 आधारभूत ज़रूरतों पे टिका हुआ है: शुद्ध वायु, शुद्ध पानी और शुद्ध खाना। और ये तीनों चीज़ जो है वो वनों पे आधारित है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारा पूरा का पूरा जीवन जो है वो वन पे आधारित है। बिल्कुल। क्योंकि हमारी वन, अगर हवा की बात करें तो पौधे हैं जो ऑक्सीजन देते हैं, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन में तब्दील करके, जो कि हमारे लिए प्राण वायु है। बिल्कुल। पानी की बात करें, जो नदियाँ, हम जहाँ से पानी का स्रोत है, सागर में जो पानी है वो तो खारा है, पर ये नदियों का पानी, ये जो मीठा पानी है, जो हमारे जीवन में ज़रूरत, जीवन की ज़रूरत है, जीवन के आधारभूत साला है, तो उसके लिए जो है ये नदियों का पानी भी तो हमारा ग्लेशियर से, आप कहें चाहे वनों से ही आता है। और ग्लेशियर करें या वन करें, ये जो है हमारी प्रकृति, हमारे इन्वायरमेंट, उस पर डिपेंड करता है। और वो जो सारा का सारा है जो अगेन फिर वन से ही शुरू है। जी बिल्कुल। हमारा शुद्ध खाने की बात करें तो खानों, मतलब हमारे लिए ही नहीं, वन जीवों के लिए भी जो सारी ज़रूरतें हैं, आश्रय से लेके भोजन, पानी, सब जो है वो वन से ही मिलता है। जी। वन महोत्सव की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वन महोत्सव खासतौर पर जुलाई महीने में मनाया जाता है और फर्स्ट वीक जुलाई में ये मनाया जाता है। तो ये जुलाई ही महीना इसके लिए क्यों चुना गया और कब से ही मनाया जाता है? मेरा ये मानना है, अगर आप इस बात को कह रहे हैं, जुलाई इसलिए चुना जाता है, जुलाई को बड़ा, मतलब हम अभी आप करेंगे सावन का महीना स्टार्ट हो गया, बड़ा पवित्र माना जाता है। और इसी महीने में यहाँ से बारिश की शुरुआत होती है। और ये बारिश का पानी जो है वो नए जीवन को पैदा करता है। तो ये वृक्ष लगाने के लिए सही समय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वृक्षों को बड़ा होने और
उनके भरण पोषण के लिए पानी की बड़ी आवश्यकता होती है और इस समय प्रचुर मात्रा में होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वन महोत्सव जो है उसके लिए जो है ये जुलाई का महीना जो है, जो फर्स्ट वीक से जो ये परंपरा, जो वन महोत्सव की परंपरा है, जो लॉन्ग बैक 1950 में के.एम. मुंशी जी तब जो है तत्कालीन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसका मकसद यही था कि इन महीनों में हम इतना पौधा लगाएं कि आने वाली हमारे ही जनरेशन नहीं, आने वाले जनरेशन को भी ये जो है आधारभूत चीज़ें जो है, ज़रूरतें हैं जो हैं वो पूरा करता रहे। बिल्कुल। अगर हम 1950 की बात करें तो हमें लगता है कि जो आज हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जंगल तैयार किया है, जो वन हम देखते हैं, वो कहीं ना कहीं उस पहल से ही हो पाया है। ख़ासतौर पर अगर आज के समय की बात करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी एक पहल शुरू की है। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने सभी से आग्रह किया है, एक पहल शुरू की है, एक पेड़ माँ के नाम। तो इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहते हैं, ये फ्यूचर के लिए कितना अच्छा होगा? देखिए, ये बहुत जैसे आपने कहा एक पेड़ माँ का नाम, माँ के नाम, ये जो पहल जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून जो कि विश्व पर्यावरण दिवस है जी, उस समय से ये अभियान को उन्होंने स्टार्ट किया है। और कहीं ना कहीं इसका मकसद जो है वो लोगों का भावनात्मक जो जुड़ाव है वनों के प्रति, पौधों के प्रति, उसको और गहरा करने के लिए। बिल्कुल, एक जुड़ाव जो माँ के साथ होता है वैसा ही धरती माँ के साथ भी। बिल्कुल, वो माँ जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, एक इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी माँ होती है। तो उसके साथ जो भावनात्मक जुड़ाव होता है उसी को इस परिप्रेक्ष्य में ला कर कहीं ना कहीं हम पेड़ों के साथ, क्योंकि धरती जो है, धरती को भी हम अपनी माँ कहते हैं और धरती माँ का जो श्रृंगार है वो है इसमें जो वन है हमारे। बिल्कुल। तो इस कहीं ना कहीं वो वनों के साथ जो हमारा जुड़ाव है उसको और गहरा करने के लिए और लोग इसके साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जुड़ें, इसकी रक्षा करें, इसको और फैलाएं जी। क्योंकि हमारा जीवन भी, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि हमारा जीवन का जो पूरा जो श्रेय है वो तो वनों को जाता है। वनों से काफ़ी हमारा अभिन्न जुड़ाव है जिससे हम अलग नहीं हो सकते। तो इसको जितना गहरा करते जाएंगे, ये रिश्ता को जितना हम गहरा करते जाएंगे, उतना हमारे वनों के लिए अच्छा है और हमारे अपने लिए अच्छा है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो धरती माँ का संहार है वो वन है। तो आपसे ख़ासतौर पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि वन जो है वो धरती माँ का, जैसे आपने कहा, संहार है, पर बहुत बार देखा जाता है कि जो कटान है पेड़ों का वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इसके पीछे का क्या कारण आपको लगता है? क्या नॉलेज नहीं है या क्या आप कहते हैं, किस वजह से इतना? बड़ा महत्वपूर्ण पहलू को आपने छुआ है जी। एक तरफ हम कहते हैं कि धरती का श्रृंगार है वन, बिल्कुल। दूसरा ये भी सच्चाई है कि वन जो है एक संपदा है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम अपने ज़रूरतों के लिए वन पे निर्भर करते हैं। समस्या वहाँ शुरू हो जाती है जब हम सिर्फ उस पर निर्भर होकर अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के बारे में ही सोचते हैं। क्या मिल रहा है, क्या मिल जाए, क्या ले लें हम, इतना ही तक हमारी सोच संकुचित हो जाती है जी। और इसी छोटी सोच, मैं कहूँगा कि ये छोटा सोच है, ये सोच में दूरदर्शिता की कमी होने के कारण हम आगे नहीं देख पाते। क्योंकि जो वनों का, अगर हम वनों से हमारी जो आवश्यकता है वो तो मिलनी ही चाहिए हमें, लेकिन अत्यधिक कटान कर देने से इसका जो कल को जो इसका जो इम्पैक्ट दिखता है वो तुरंत नहीं दिखता जी। उसका इम्पैक्ट दिखने में कम से कम 20 साल 50 साल लगेगा, ऐसा समय होता है। तो चूंकि हम अपनी ज़रूरतों को, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, सिर्फ वही देख रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि अभी तो मेरे लिए यही ज़रूरी है और हम बस वनों को काटते चले जाते हैं। उससे जितना हमें मिल सकता है उसकी तरफ हम सोचते चले जाते हैं। क्योंकि हमारा ज़िंदगी, आज की जो ज़िंदगी है वो बहुत फास्ट हो गया। लोग इतना सोच नहीं पाते, इससे आगे सोच नहीं पाते, इससे आगे देख नहीं पाते, इससे आगे मेरा मानना है समझ नहीं पाते।
तो थोड़ी सी वो दूरदर्शिता अपने सोच में लाने की आवश्यकता है आज के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि शुरू से भी मैं कह रहा हूँ कि जंगलों के साथ जुड़ाव जो है हमारा तो है ही, बिल्कुल, बस उसको थोड़ा सा और गहरा करना है, उसके बारे में थोड़ा सोचना है, थोड़ा और अपने जीवन में उसको लाना है। बिल्कुल। और ख़ासतौर पर अगर हम बात हिमाचल की करें तो हिमाचल एक पर्यटक स्थल है और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ का वेदर है, क्लाइमेट है, और कहीं ना कहीं ये उन्हीं जंगल की वजह से है, उस जंगल की वजह से, वनों की वजह से है जो लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आप गर्मियों के मौसम में देखें, नीचे जो हमारे नीचे मैदानी इलाके से जो लोग रहते हैं, जो लोग हैं, वो गर्मियों में जैसी छुट्टियां होती हैं तो वो सारे के सारे जो है पहाड़ी इलाकों में दौड़ पड़ते हैं जी। क्यों? वजह यही है, ऐसा क्या है जो उनको पहाड़ी इलाकों में मिलता है और वहाँ नीचे नहीं मिलता। तो वो चीज़ जो है वो है हमारा प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यावरण और वनों का यहाँ होना, प्रकृति सौंदर्य जिससे बनता है, शुद्ध हवा मिलना, शुद्ध पानी मिलना। आजकल तो एक लाइफस्टाइल में भी जो है ना, आप देखेंगे कि लोगों के ज़िंदगी में जो है काफ़ी तनाव बढ़ता जा रहा है आजकल के जीवन शैली के हिसाब से। तो वो तनाव जब वो छुट्टियों में यहाँ कुछ वक्त हिमाचल में आके गुजारते हैं, या चाहे कोई और पहाड़ी इलाका या जहाँ प्रकृति सौंदर्य प्रचुर मात्रा में है, वैसे एरिया में जाते हैं तो वो अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, कहते हैं कि वो रिचार्ज हो गया, रीसेट हो गया उनका सिस्टम। तो इससे ये बिल्कुल क्लियर दिखता है, मतलब अगर हम कहें कि प्रकृति की क्या हमारे लाइफ में आवश्यकता है, ये फिर अगेन यहाँ भी दिखता है कि कहीं ना कहीं मतलब आपके जीवन में जो प्रकृति जो है, आपके जीवन में जो तनाव चला होता है उसको भी दूर करती है। आप प्रकृति की गोद में थोड़े आराम से आंख बंद करके आप बैठ जाएं तो जो आपको आनंद आएगा वो शायद आपको 5 स्टार के होटल में भी नहीं आएगा। तो मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में जो है आप जितना जुड़े रहेंगे वनों से, पर्यावरण से, प्रकृति से, उतना जीवन आपका सफल है। जी, आप एक वन संरक्षक है तो आपसे हम ये भी जान लेना चाहते हैं कि अगर कोई वन कटाव करता है, पेड़ों को काटते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कानून होते हैं, किस तरह के कानून बनाए गए हैं? देखिए, कानूनों की कमी नहीं है जी। सरकार समय समय पे कानून बनाती रही और आज के अगर देखे समय में देखे तो पर्याप्त कानून हमारे पास हैं और जब भी उसमें ज़रूरत होता है हम समय के हिसाब से बदलाव करते हैं। जैसे आप देखें तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है जिसमें अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग चीज़ों को अलग अलग मतलब जंगल को कैसे मैनेज करना है, उसकी कैसे प्रोटेक्शन करना है, तो कुछ पनिशेबल ऑफेंसेस भी उसमें दिए हुए हैं। उसी तरह आप इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है हमारा उसको देख लें, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। ये सब एक्ट्स मतलब जो कानून, नियम कानून की अगर हम बात करें तो नियम कानून की कमी नहीं है, लागू करने की बात है, समझ की बात है। और दूसरा उससे इम्पॉर्टेंट जो है कि ये एक तरह से आपके सहयोग के लिए है, इसको उस तरह से प्रयोग ना किया जाए जिससे लोगों को परेशानी हो। बिल्कुल। तो लोग ये तब हो सकता है जब लोगों में ये जागरूकता जागे, वो अपने कर्तव्यों को समझें कि हाँ, जो मेरा भी जो है इन जंगलों के प्रति, जो प्रकृति मुझे तो काफ़ी कुछ दे रही है, जंगल मुझे काफ़ी कुछ दे रहे हैं, तो मुझे भी प्रकृति के प्रति या इन जंगलों के प्रति मेरा भी कुछ फर्ज है और उसको हम निभाएं, उसको हम आत्मसात करें। जी, मतलब अगर आप एक हाथ ले रहे हैं तो आपको एक हाथ देना भी चाहिए। और ये जो एक्ट्स वगैरह हैं वो आपको और हमें जो है एक सुचारू ढंग से चलाने के लिए, कई बार ये एक्ट को हम एक डंडे की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डंडा जो है हर काम डंडे से नहीं किया जा सकता। तो मेरा तो लोगों के साथ ये है कि आप जो हैं, ये जंगल जो है आपके हैं, हमारे किसी एक समुदाय के नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये सबका है और सबको इससे मिलता है। ये शुद्ध हवा जो मिल रहा है, ये पानी मिल रहा है, ये भोजन मिल रहा है, ये चारा मिल रहा है, लकड़ी मिल रही है, घर मिल रहा है, ये सब कुछ, इवन जैसे आपने कहा बुढ़ापे की लकड़ी, बुढ़ापे में एक सहारा भी आपको जंगल दे रहा है। ठीक है, तो जब इतना कुछ आपको जंगल दे रहा है तो आपका इसके प्रति एक फर्ज है। बिल्कुल।
तो उसके लिए हम आपकी मदद करेंगे। विभाग जो है, वन विभाग जो है, हमेशा तत्पर रहता है लोगों को मदद करने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए। तो एक्ट्स और इनकी जो नियम और कानून की जो बात करें, ये हम लोगों के सहयोग के लिए है और मैं उसी तरीके से इसको उसी नज़रिए से देखता हूँ जी। सर, आपने जागरूकता की भी यहाँ पर बात की और जागरूकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहलू लगता है। तो अगर जागरूकता की हम बात करें तो किस तरह की ऐसे कैंप कोई लगाए जाते हैं जिससे जागरूक किया जाता है लोगों को? पर हम अगर बात करें वन की, खास तौर पर जिस तरह की हम अभी बात कर रहे हैं, तो वन के बारे में, वन कितना ज़रूरी है, आई थिंक ये सभी को पता है। एक छोटे बच्चे से लेकर पढ़ाई करवाई जाती है कि जंगल काटना नहीं चाहिए, जंगल ज़रूरी है, पेड़ पौधारोपण होना चाहिए, पर उसके बावजूद भी इस तरह का कार्य करना, वो ध्यान नहीं देना, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि एकदम छोटी सी सोच, सिर्फ अपने तक ही निर्भर रहता है एक व्यक्ति। तो क्या कुछ जागरूकता के लिए क्या कुछ किया जाता है? देखिए, विभाग हमेशा यही कोशिश करता है। जैसे आज की अगर हम बात करें तो आज हमने 75वां वन महोत्सव मनाया है हमारे हिमाचल प्रदेश में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इसका जो है क्या उद्घाटन किया है इस वन महोत्सव का। उन्होंने पौधा लगा के ओक ओवर में एक ओक का पौधा लगाया, बान का पौधा जिसको हम कहते हैं, तो बान का पौधा लगाकर इस मुहिम को शुरुआत की है। जी। हमारे डिपार्टमेंट जो हमारा विभाग है वो हर साल जो है करीब 10,000 से 12,000 हेक्टेयर में प्लांटेशन करता है ना। तो हम हमेशा इसमें जो है लोग भागीदारी पे, हमारा विभाग की तरफ से लोग भागीदारी पे बहुत बड़ा जोर होता है। हम लोगों से हमेशा अपील यही करते हैं कि हमारे इस मुहिम में, ये मुहिम सिर्फ अकेला वन विभाग का नहीं है, ये मुहिम आप सबका है। हम स्कूल के बच्चों को, हम महिला मंडल, युवक मंडल, NGOs, इको ग्रुप्स जो भी हैं, इन सब को हम इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये तो एक मौका है। इसके अलावा जैसे हम पर्यावरण दिवस है या अभी हम वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं, या और इस तरह के कई, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है, इस तरह के कई इस तरह के आयोजन हम विभाग के द्वारा किया जाता है, जिसमें हम स्कूलों में भी हम जाते हैं और वहाँ जागरूकता पैदा करते हैं। लोगों के साथ हम मिलकर कुछ कार्यक्रम करते हैं और मतलब समय समय पे हम तरह तरह के कार्यक्रम करके लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आप जो है, ये जंगल जो है, ये जंगल आपके हैं और आप इससे जो कुछ मिलता है उससे आपके जीवन में काफ़ी चेंजेस आते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ जो जंगल है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ही नहीं है, उनकी रक्षा करना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही काम नहीं है, ये हम सभी के लिए है, ये हम सभी की रक्षा करते हैं, हम सभी के लिए ज़रूरी है, हमारी ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी है, खान पान के लिए ज़रूरी है, जो भी अभी आपने सुना। तो दर्शकों, आपसे भी हम अपील करते हैं कि आप पौधारोपण ज़रूर करें और वन संरक्षक जो कार्य है वो आपकी भी जिम्मेदारी है। तो जैसे हम यहाँ पर वन महोत्सव की बात कर रहे हैं, पौधे की बात कर रहे हैं, तो ख़ासतौर पर हम देखते हैं कि बहुत सारे क्षेत्र जो है जहाँ पर वनस्पति बहुत अच्छे से फलती फूलती है, पर कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जनजातीय जो क्षेत्र है वहाँ पर पौधे जो है उतनी अच्छी तरह से जल्दी ग्रो नहीं हो पाते। तो उनके लिए कौन सी ऐसी किस्म है जो वहाँ पर लगाई जा सकती है, जल्दी से ग्रो हो सके? वहाँ पे भी हम देखिए जैसे हिमाचल हरा भरा है अभी तक, वैसा ही हमेशा रहे। बिल्कुल सही बात है कि अगर जब हम वनों की बात करते हैं तो वन जो है हर जगह पे एक जैसे नहीं है, जगह जगह पे अलग अलग तरह के वन हैं। जैसे हिमाचल में आप आएंगे तो ऊपरी इलाकों में आप देवदार आप देखेंगे, नीचे इलाकों में आप देखेंगे तो आपको चीड़ के पेड़ ज़्यादा दिखेंगे। इससे ऊपर आप जाएंगे, हिमाचल की मैं बात करता हूँ तो रई तोस है। अब सबसे नीचे अगर चले जाएं तो अगर पोंटा ओंटा के आप इलाके में जाएंगे जहाँ तराई रीजन से हमारा मिलता जुलता एरिया, वहाँ आपको साल के भी पेड़ मिलेंगे। तो डाइवर्सिटी बहुत है और ये जो विभिन्नता है, ये जो है वहाँ के मिट्टी, मौसम, पानी, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हर जगह पे हर तरह के वन नहीं आ सकते, ये बात बिल्कुल सही है। हर तरह के पौधे नहीं उगाए जा सकते,
सेब का पौधा जो है वो ऊपर में ही उगेगा, नीचे में नहीं उग सकता। तो उसी तरह से तो ये इसके लिए सीधा सा एक मतलब मंत्र है जो मैं कहना चाहता हूँ कि हर जगह जो वनस्पति आपको, जो लोकल वेजिटेशन जो वहाँ पे जो पाए जाते हैं आसपास के आपके, वो आपको बताता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। आप रेगिस्तान में जहाँ पानी कम है वहाँ आप नींबू लगाते हैं जी, खैर लगाते हैं। जहाँ पानी कम है, पथरीला इलाका है, बांस लगा लें आप जी, ठीक है। जहाँ आपको मिट्टी अच्छा है वहाँ आप दूसरे पौधे लगा दीजिए जी, है ना। तो इसका सीधा साधा है कि वो डिपेंड करता है, आप अपने आसपास अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ क्या हो सकता है जी। प्रकृति में वो उदाहरण होता है, बस उसको आपको देखना है बस कि मेरे यहाँ पे क्या हो सकता है। वो अपने आजू बाजू आप थोड़ा सा घूम कर देखेंगे, इधर उधर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा जी। जैसे आपने चीड़ के पौधे की खासतौर पर बात की, और चीड़ का पौधा लगाया जाता है, मोस्टली जंगलों में देखा जाता है, और आग जो लगने की समस्या है ये भी हिमाचल में एक बड़ी समस्या बनी हुई है, बहुत बड़ी समस्या है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो इस बार तो आपने देखा ही, मतलब और वर्ष की तरह इस वर्ष कुछ टेम्परेचर ज़्यादा रहा, एवरेज टेम्परेचर ऊपर हो गया। तो जैसे ही टेम्परेचर ऊपर होता है जी, तो ये आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। और ये सबसे ज़्यादा आग लगने की घटनाएं जो हैं वो चीड़ के जंगलों में होती हैं। इसका एक वजह है कि, और वजह ये है कि चीड़ के जंगलों में जो पत्तियां हैं वो अप्रैल के महीने से वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। जितनी गर्मी होती है उतनी ज़्यादा चीड़ की पत्तियां जो है गिरती हैं नीचे, और वो जंगलों में एक फैल जाता है। उसके साथ साथ आप चीड़ में देखेंगे कि वो पून भी होता है जी, तो वो सब गिर जाते हैं। और हमारे जो जंगल हैं वो ज़्यादातर जो है प्राइवेट लैंड के साथ हैं जी, आम आदमी के। और आम आदमी जो है उस बरसात का इंतज़ार करता है घास के लिए जी, ठीक है। तो वो क्या करता है, गर्मियों के टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि वो अपने जगह जो उनकी है उसको साफ़ सफाई करते हैं। साफ़ सफाई करने के दौरान जो उसमें से जो खरपतवार या बाकी जो चीज़ें जो काम की नहीं है वो जमा करके, हम लोग साफ़ सफाई के बाद कुछ कचरा तो जमा हो ही जाता है, तो उसको एक तरफ रखते हैं और उसको सोचते हैं जला देते हैं। ऐसे में क्या है कि कभी हवा तेज चल पड़ी, कभी कुछ हुआ, तो उससे कई बार वो जो जंगल की ये जो आग जो वहाँ है वो जंगलों तक फैल जाती है। कई बार लोग जो हैं आते हैं, काम करने जा रहे हैं, जंगल से होकर जा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पिया और फेंक दिया, उससे भी हो जाता है। तो इस तरह की कई जब गर्मियों का मौसम होता है तो ये आग लगने की समस्या जो है वो बढ़ जाती है। टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल फेवरेबल होता है, थोड़ी सी भी आप चिंगारी लगाने की ज़रूरत है, बस आग तो भड़क जाता है। तो सर जैसा आपने कहा कि चीड़ के जो पेड़ हैं खासतौर पर वहाँ पर ये देखने को ज़्यादा मिलता है, जो आग लगने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है, तो इसका कोई अल्टरनेट है क्या कि चीड़ की जगह कुछ और लगाया जा सके, कुछ इस तरह की कोई किस्म हो? अभी हम देखिए, ऐसा है कि उपाय तो बहुत है जी, पर हमें उस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा उस चीज़ को कि चीड़ के जंगल यहाँ काफ़ी समय से हमारे मतलब पर्यावरण का एक अंग है, हिस्सा है। तो इसको हम सडनली तो हमने अगर कहा कि नहीं जी चीड़ में आग लगता है, तो चीड़ के फ़ायदे भी बहुत हैं जी। चीड़ से लकड़ी मिलती है, बिरोजा मिलता है जी, ठीक है, लोग जलाने के लिए लकड़ियाँ यूज़ करते हैं, तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो हमारी ज़रूरतों को पूरा भी कर रहा है। और आप नीचे के इलाका में देखेंगे तो काफ़ी एरिया में जो है वो चीड़ फैला हुआ है, तो सडनली उसको हम चेंज तो नहीं करें बिल्कुल। लेकिन सरकार भी ये देख रही है कि चीड़ की जंगलों में आग लग रहा है, तो चीड़ की जंगलों में आग जो है वो नेचुरल कम लग रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हमारी गलती से वो आग जो है हमारे से फैल जा रहे हैं। तो मैं लोगों से यही आग्रह करूँगा, पहला तो ये आग्रह करूँगा कि थोड़ा सा सतर्कता बरतें जब अपने ज़मीनों में साफ़ सफाई कर रहे हैं। और आपकी ज़मीन अगर फॉरेस्ट के बगल में है तो कृपया करके जब आप वहाँ आग लगाते हैं या उन चीज़ों को करते हैं तो एक बार जो है हमारा वन रक्षी जो है आपके आसपास रहता है तो उसको एक बार इत्तला ज़रूर करें, ताकि हमें पता लगे कि हाँ यहाँ ये चीज़ें होने जा रही है, इससे ये हो सकता है।
दूसरी सरकार की, ये तो मैं कहा जब चीड़ के जंगल जो कि हैं तो हैं जी। दूसरा ये कि सरकार पहल कर रही है कि हम जब भी अपने जो भी आज के डेट में हम जो अपने प्लांटेशन एक्टिविटी कर रहे हैं, पौधारोपण का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो मैंने कहा भी कि हर एक साल हम 10 से 12,000 हेक्टेयर में पेड़ लगाए जाते हैं। हाँ, प्रतिवर्ष जो मतलब ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से भी जुड़ा है। कहा जाता है कि अगर आप एक पौधा लगाते हैं और एक हवन करते हैं तो आपको वही आशीर्वाद मिलता है जी। और पर उसके बाद भी डिटैच, एक और कहावत है, एक पेड़ जो आपने लगाया वो आपके 100 पुत्रों के बराबर है। जी। तो वही मैं कह रहा था कि हम सरकार की भी प्रयास है कि जब हम पौधारोपण जो कर रहे हैं उसमें हम विभिन्न प्रजातियों को शामिल कर रहे हैं। इवन फ्रूट बियरिंग, जिसमें फलदार पौधे जिसको हम कहते हैं, उनको भी हम शामिल कर रहे हैं। और इनका कंपोजिशन हमने कहीं कहीं कि जैसे 5 से 10% जो है फलदार पौधे होंगे, चौड़ी पत्ती वाले पौधे होंगे। तो ये जो है सरकार की नीतियों में है, कहीं ना कहीं है, और ये है, लेकिन यही है कि इसका इम्पैक्ट आने में समय लगेगा जी। इसका जो चेंज आएगा वो थोड़ा सा समय लगेगा जी। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो पौधारोपण से रिलेटेड हो या वन संरक्षण से रिलेटेड हो? देखिए, पौधारोपण जैसे जंगल जो है वो सबके लिए ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। जंगलों पे हमारा, मैंने कहा कि शुद्ध जीवन जीने के लिए शुद्ध वायु, शुद्ध हवा, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन की आवश्यकता सबसे पहले है। बाकी चीज़ें बाद में आती है और ये सब कुछ आपको जंगल प्रदान करता है। तो आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, पौधा लगाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जंगलों में ही आके पौधा लगाएं, आप अपने घर में भी पौधा लगाएं, 4 पौधा लगाएं, 2 पौधा लगाएं, लेकिन उतने जो भी आप पौधा लगा रहे हैं उनकी आप प्रॉपर देखभाल करें। बिल्कुल। क्योंकि पौधा लगाना आसान है, उसका देखभाल करना ज़्यादा मुश्किल है जी। बिल्कुल। ठीक है, एक तो वो, और दूसरा जो है कि हमारे जंगलों को जो ज़्यादा नुकसान जो है वो आग से हो रहा है। आज के डेट में अगर हम देखें तो आग से जितना हमारा जंगल में नुकसान हो रहा है, जो भी हम लोग विभाग की तरफ से जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, हम इतने हेक्टेयर प्लांटेशन कर रहे हैं, वो कई प्लांटेशन एरिया जो है वो जंगलों के आग में के चपेट में आ जाता है। और वो सारा का सारा जो हमारा प्रयास है, जो हमने प्रयास इतना मेहनत किया, लोगों के सहयोग से मेहनत किया, वो सब फिर से वापस ज़ीरो पे पहुँच जाता है। तो मैं दूसरा ये भी कहूँगा कि जितना पौधा लगाना ज़रूरी नहीं है उतना, मतलब पौधा लगाना ही ज़रूरी नहीं है, पौधा को बचाना भी ज़रूरी है, जंगलों को बचाना भी ज़रूरी है, जंगलों का सुरक्षा करना भी ज़रूरी है, और उसमें एक आग से सुरक्षा करना तो बहुत ही ज़रूरी है जी। बहुत सारी जानकारी आपने दी और बहुत अच्छा आज कार्यक्रम में हमें आपसे मिलकर लगा। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। तो दर्शकों, पौधे लगाना ही नहीं, पौधों को संभाल कर रखना हमारी सभी की जिम्मेदारी है। तो इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।